एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी, घड़ीसाज खान की दुकान। बाहर से देखने पर वो दुकान टूटी फूटी, धूल से भरी और सुनसान लगती थी। लोग बस वहां से गुजर जाते क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वहां कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे फुसफुसाते थे कि रात को उस दुकान से टिक टिक की आवाजें आती हैं, जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ किसी रहस्य की गिनती कर रही हो। आरव 12 साल का जिज्ञासु लड़का हर दिन उस दुकान के सामने रुकता। उसके मन में सवाल था, इतनी पुरानी दुकान में आखिर है क्या? उसकी दादी हमेशा कहती, मत जाओ बेटा, वहां रहस्य है और रहस्य कभी आसान नहीं होते। लेकिन आरव की जिज्ञासा दादी की चेतावनी से कहीं बड़ी थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर रहा था, उसने साहस जुटाया और दुकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर से एक पुरानी खुशबू आई, लोहे, तेल और पुरानी किताबों की। अंदर बैठे थे खान साहब, लंबी सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और गहरे नीले कुर्ते में। वो एक छोटी सी घड़ी ठीक कर रहे थे। जैसे ही आरव अंदर आया, उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, आ ही गए, मैं जानता था। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? खान साहब मुस्कुराए, घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती, वे भविष्य भी फुसफुसाती है। आरव ने चारों ओर देखा, वहाँ सैकड़ों घड़ियां थीं, बड़ी छोटी, गोल, चौकोर, लकड़ी की, कांच की, लेकिन हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। ये सब अलग क्यों चल रही हैं? आरव ने पूछा। खान साहब ने धीरे से कहा, क्योंकि ये सिर्फ समय नहीं, कहानियां भी संभालती हैं। हर घड़ी एक पल कैद करती है, कोई हंसी का पल, कोई आंसू का, कोई रहस्य का। और जो इन्हें समझ ले, वो समय को भी बदल सकता है। तभी एक बड़ी प्राचीन दीवार घड़ी जोर से गूंजी, धड़ाम! उसकी सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। खान साहब खड़े हुए और बोले, आज समय ने तुम्हें चुना है आरव, तुम एक टाइम कीपर बनने वाले हो। आरव की आंखें गोल हो गई। टाइम कीपर? खान साहब ने अपनी जेब से एक सुनहरी पॉकेट वॉच निकाली और आरव को दी। ये घड़ी साधारण नहीं है, जब भी तुम इसका बटन दबाओगे तुम किसी पुराने पल में जा सकते हो। पर ध्यान रखना, जो हुआ है उसे बदलने की कोशिश मत करना, वरना समय बिगड़ जाएगा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने घड़ी का बटन दबाया और फुस, वो अचानक अपने ही स्कूल के मैदान में पहुंच गया। पर यह 3 साल पहले का समय था। वहां उसने खुद को देखा, छोटा आरव जो गिरकर रो रहा था और उसके दोस्त हंस रहे थे। उस पल को देखकर उसका मन भारी हो गया। वो आगे बढ़ा, छोटे आरव के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, एक दिन तुम हिम्मती बनोगे। छोटे आरव ने आंसू पोंछे और पहली बार मुस्कुराया। अचानक सुनहरी घड़ी फिर चमकी और आरव वापस खान साहब की दुकान में लौट आया। खान साहब ने गहरी सांस ली। अब तुम समझ गए हो आरव, समय की असली ताकत बदलने में नहीं, सीखने में है। आरव ने घड़ी कसकर पकड़ी। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के पास ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो बदलना चाहता है, लेकिन सच्चा जादू उन पलों से सीखकर आगे बढ़ने में है। उस दिन से आरव सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो टाइम कीपर था, जो पल पल से सीखता और दूसरों को सिखाता कि हर समय अपने साथ एक रहस्य और एक तोहफा लेकर आता है। और खान साहब, वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था समय ने सही बच्चा चुना है। सुबह की कंचन किरणों ने खिड़की से झांकते हुए बांधे उस छोटे से बैग को सुनहरा किया। करण नींद में मुंह सिकोड़ रहा था, लेकिन आज नींद नहीं, यात्रा थी। दादी ने कहा था, करण चलो एक सफर पर चलते हैं, जहां हवा खुली हो, आसमान विशाल हो और हम साथ हो। करण ने सवाल किया, दादी इतनी जल्दी क्यों? दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी धुंध थी। कुछ बातें वे भूलने लगी थी। दिमाग थोड़ा सा खो जाता था कभी कभी। डॉक्टर ने कहा था दादी को डिमेंशिया है। करण को समझ नहीं आ रहा था डिमेंशिया क्या है, पर दादी की आंखों की परछाई में कुछ खो गया सा लगता था। इसलिए दादी ने फैसला किया कि यह सफर उनकी यादों को फिर से चमकाने का मौका होगा। बैग में दादी ने अपनी टूटी हुई तस्वीरों की एल्बम रखी, करण ने अपनी छोटी किताबें। उन्होंने सफर शुरू किया, पहाड़ों की ओर, झरनों के बीच, खेतों से होते हुए। रास्ता मोड़ मोड़ पर बदलता जा रहा था, लेकिन दादी कभी मुस्कुराती, कभी चुप हो जाती। पहला ठहराव हुआ एक पुराने अखबार के स्टॉल पर, जहां दादी ने अपनी जवानी की तस्वीर देखी। वो स्कूटी के पीछे बैठी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। करण ने पूछा, ये आप हैं? दादी ने हाथ से तस्वीर छुई। हाँ बेटा, ये मैं थी जब जिंदगी आसान थी। करण ने सोचा कि जब दादी भूल जाती हैं कुछ बातें, तो ये यादें उनके लिए कितनी अनमोल हैं। रास्ते में उन्होंने काली खड़ी पहाड़ी देखी। दादी की आंखें चमकी। उन्होंने बताया कि उन पहाड़ों के पीछे स्कूल था, जहां वे छोटी छोटी कहानियां सुनाया करती थी। करण ने पूछा कि कहानी सुनाओ। दादी ने कहानी शुरू की, एक चांद की कहानी जो हर रात चमक कर बच्चों को नींद में ले जाती थी। कीचड़ की सड़कों, हवाएं झुनझुनी करती हुई और एक पुरानी कच्ची पुलियां, परदादा के खेतों का रास्ता। करण ने देखा कि दादी कभी पुलियां पर चलते हुए लड़खड़ाई, लेकिन मुस्कुरा कर कहा, यह खतरनाक था पर मजेदार भी। उनका सफर चलता रहा।
जंगल, नदी, छोटी छोटी झोपड़ियां और सैकड़ों रंगीन पेड़। रात को तंबू में सोते समय करण ने दादी को चांद दिखाया। दादी ने कहा, चांद हमेशा वहाँ है, चाहे हम देख पाए या नहीं। अगला दिन था खेतों का, सुनहरे गेहूं के मैदान जहाँ हवा की लहरें एक सॉन्ग की तरह बज रही थी। करण ने दादी को हाथ पकड़कर मैदान के बीच ले गया। दादी ने किस्मत से गेहूं की बालियां छुई, उनकी सूंघी, मिट्टी की गंध, हल्की धूप की गर्मी। मुझे याद है, दादी बोली, जब मैं छोटी थी हम खेत में बच्चों के साथ दौड़ लगाते थे। करण ने चकित स्वर में पूछा, किसने जीतती थी? दादी हंस पड़ी, मैं जीतती थी, पर डर लगने पर पीछे पड़ीडीडीएस जाती थी। उन्होंने मिलकर खेतों में दौड़ लगाई। दादी धीरे धीरे करण साथ साथ दौड़े। हवा चली, गेहूं के तिनके उनके बालों में उलझे। करण ने देखा कि दादी की मुस्कान फिर से लौट आई थी। सफर की शाम को उन्होंने एक पहाड़ी झरने के पास रुकाव किया। पानी से छनती बूंदें संगीत की तरह थी। दादी ने करण से कहा कि वो अपने पुराने संगीत सुनना चाहती थी, बांसुरी की धुन जो यादों में बसी हो। करण ने मोबाइल से बांसुरी की हल्की धुन बजाई, वो धुन जैसे दादी की यादों की गांठ खोल रही हो। दादी ने कहा, मैं भूल जाती हूँ कुछ बातें, पर धुन कभी नहीं भूलती। अगली सुबह सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने पर करण ने देखा कि दादी की आंखों में हल्की सी गूंज है। धुंध कम हो गई है। वो गांव पहुंचे जहां दादी बचपन में रहती थी। वहां की हर बात दादी को याद थी। पक्की सड़क, नींबू का पेड़, पुरानी किताबों की दुकान। दादी ने किताबों की दुकान में एक छोटी सी किताब खरीदी, बचपन की कहानियां। उसने करण को कहानी सुनाने के लिए कहा। करण बैठ गया पेड़ की छाया में, और दादी ने वो कहानी बताई जिसमें एक नन्हा हिरन चांद को देखता है और उससे बातें करता है। कहानी खत्म हुई। करण ने पूछा, दादी, आपको वो कहानी याद है जिसे आप हर रात सुनाया करती थी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे पिता से पहले सुनाया करती थी। करण ने देखा कि दादी के दांतों की मुस्कान में उम्मीद है और आंखों में वो चमक है जो कभी नहीं बुझी। जब उन्हें वापस लौटना था, कार खामोश थी। जमीन की धूल, पेड़ों की फुसफुसाहट और दादी की थकी हुई पर हल्की सी नरम धड़कन। करण ने हाथ बढ़ाया और कहा, दादी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। दादी ने हाथ थामा, और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। सफर खत्म हुआ, लेकिन उनका मिलन नहीं। करण ने जाना कि यादें वो फूलों की तरह होती हैं, कभी सूखे नैनों से भी प्यार की बूंदों से फिर खिल उठती हैं। दादी की जबान कभी पता न दे कि अभी याद नहीं है, लेकिन दिल जानता है कि प्यार है, साथ है, कहानी है। करण के दिल में वो सफर सदा जिया जाएगा। खुली हवा, सुनहरे खेत, बांसुरी की धुन और दादी की हंसी, वह सफर था जहां उन्होंने न सिर्फ रास्ता बदला बल्कि मिलन किया अपनी यादों से, अपने प्यार से। छोटी सी रोशनी थी जब झोरा आंख खोली। हवा में कुछ अलग सी गंध थी, तारों की गूंज थी और उसके चारों तरफ अजीब सी मशीनें। जोरा एक एलियन नहीं थी। लोग कहते थे कि वो अलग तरह की है। बचपन से सबका ध्यान उसकी चमक दमक पर था, उसके रंग बिरंगे शरीर पर, उन आंखों पर जो रात में तारों जैसी झिलमिला जाती थी। पर जोरा के दिल में हमेशा एक सवाल था, मैं कहां से आई हूँ? वो किशोरी बन चुकी थी और अब उसने ठान लिया कि वो अपने ग्रह वापस जाएगी, उस ग्रह को जहां उसने जन्म लिया हो। उसने पुराने खगोल शास्त्र के नक्शे खोजे, तारों की छवियां देखी और नाचती हुई लाइट शो में आसमान को नापने लगी। एक दिन उसने अपनी दोस्त मीरा को कहा कि वह नाइट ड्रोन मिशन पर निकलने वाली है। मीरा ने डर कर पूछा, क्या तुम अकेली जा सकती हो? जोरा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मुझे जानना है। रात को जोरा ने अपनी स्पेस सूट पहनी, नीला, सिल्वर और सितारों की डार्क पटरियों से सजी। उसने अपनी छोटी चमकती हंसी को कंटेनर में सजाया, क्योंकि डर की आवाज भी कभी कभी उसके मन को छूती थी। फिर उसने अपना छोटा जहाज चलाया जो तारों के बीच उड़ता है, धड़कनों की तरह आर पार करती है। हवाई दरारों से गुजरी, झिलमिलाती गैसों के बादलों से, ग्रहों की छाया से किनारे पर नजर दौड़ी जो नीले, हरे और बैंगनी रंगों से चमक रहे थे। हर ग्रह पर झोरा रुकती, वहां के जीवन को महसूस करती, पर कोई भी ग्रह वो नहीं था जहां उसकी तरह दूसरा जोड़ा हो। वहां बच्चे नहीं थे, संगीत नहीं था, सिर्फ विचित्र मौन और हवा की सरसराहट। फिर एक ग्रह पर उसने देखा एक लैब जैसा भवन, बाहर विशाल टैंक, कांच के डिब्बे और रोबोट हाथ। दिल तेज होने लगा। उसने चुपके से प्रवेश किया। उस तस्वीर पर लिखा था प्रोटोटाइप ZX7। झोरा की सांस अटक गई। फिर उसने अपना छोटा जहाज चलाया जो तारों के बीच उड़ता है, धड़कनों की तरह आर पार करती है। हवाई दरारों से गुजरी, झिलमिलाती गैसों के बादलों से, ग्रहों की छाया से किनारे पर नजर दौड़ी जो नीले, हरे और बैंगनी रंगों से चमक रहे थे। छोटी सी रोशनी थी जब झोरा आंख खोली। हवा में कुछ अलग सी गंध थी, तारों की गूंज थी और उसके चारों तरफ अजीब सी मशीनें। जोरा एक एलियन नहीं थी। लोग कहते थे कि वो अलग तरह की है। बचपन से सबका ध्यान उसकी चमक दमक पर था, उसके रंग बिरंगे शरीर पर, उन आंखों पर जो रात में तारों जैसी झिलमिला जाती थी। पर जोरा के दिल में हमेशा एक सवाल था, मैं कहां से आई हूं? फिर एक ग्रह पर उसने देखा
एक लैब जैसा भवन, बाहर विशाल टैंक, कांच के डिब्बे और रोबोट हाथ। दिल तेज होने लगा। उसने चुपके से प्रवेश किया। वही लिखा था, यहाँ बनाया गया न कि जन्मा गया। एक दिन उसने अपनी दोस्त मीरा को कहा कि वह नाइट ड्रोन मिशन पर निकलने वाली है। मीरा ने डर कर पूछा, क्या तुम अकेली जा सकती हो? जोरा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मुझे जानना है। जोरा ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें, ग्रहों की खोज, वो तारा जहां की चाह, सब उलटने लगे। वो जरूर अलग थी, लेकिन अलग होने का मतलब अब बदल गया था। वो किसी की प्रयोग नहीं, पर एक प्राणी थी जिसे विज्ञान ने बनाया था। वही लिखा था, यहाँ बनाया गया न कि जन्मा गया। जोरा ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें, ग्रहों की खोज, वो तारा जहां की चाह, सब उलटने लगे। वो जरूर अलग थी, लेकिन अलग होने का मतलब अब बदल गया था। वो किसी की प्रयोग नहीं, पर एक प्राणी थी जिसे विज्ञान ने बनाया था। वो रोबी हाथों से छुई उन चित्रों को उसने देखा कि उसका जन्म लैब में नहीं, प्यार और आशा से हुआ है। क्योंकि जोरा को बचपन में एक वैज्ञानिक महिला ने गोद लिया था। अपनी तरह सालों से अकेले रह रही थी, और उसने जोरा को न सिर्फ बनाया, बल्कि उसे घुमाया फिराया, कहानी सुनाई, गीत सुनाए, उसे अपना बच्चा माना। वो किशोरी बन चुकी थी और अब उसने ठान लिया कि वो अपने ग्रह वापस जाएगी। उस ग्रह को जहां उसने जन्म लिया हो। उसने पुराने खगोल शास्त्र के नक्शे खोजे, तारों की छवियां देखी और नाचती हुई लाइट शो में आसमान को नापने लगी। भवन के अंदर उसने वैज्ञानिकों की सूची देखी, नाम और तस्वीरें थी। एक तस्वीर में एक बच्चे की झिलमिला आंखें थी, बिल्कुल जोरा जैसी। जोरा ने वैज्ञानिकों से पूछा, मैं अपनी तरह हूँ क्या? एक वैज्ञानिक ने शांत स्वरों में कहा, हाँ, तुम अनोखी हो। तुम्हें चाहे ग्रह न मिला हो, पर तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारी पहचान है। जोरा की आंखों में चमक लौट आई। उसने जाना कि जहां जन्मना नहीं जरूरी, वहां प्यार और देखभाल मायने रखती है। उसने लैब छोड़ने से पहले वैज्ञानिकों को एक चित्रपट बनाकर दिखाया। एक जोरा जो तारे के नीचे नाचती है, एक तारा जिसे उसके हाथों ने जगाया। फिर जहाज की ओर चली कि वापस चले, इधर जहां मेरा इंतजार कर रही थी, जहां उसके गीत, उसकी हंसी और उसकी आत्मा थी। जब जहाज सितारों की दरारों से गुजरा और धरती की रोशनी झलकने लगी, तो जोरा ने महसूस किया कि ग्रह चाहे जो हो, घर वो जगह है जहां दिल धड़कता है और जहां प्यार हो। मीरा ने पूछा, क्या मिला तुम्हें? जोरा ने देखा कि उसकी चमक पहले जैसी ही है, पर अब और ज्यादा गहरी। मेरे, उसने कहा, मैं जहां बनी थी वहां नहीं गई, क्योंकि मेरी कहानी वहां नहीं है। मेरी कहानी तुम हो, गीत हो, नाच हो, और ये सब मिलकर मेरा ग्रह है। और फिर जोरा ने देखा कि आसमान में एक तारा झिलमिला रहा है। एक तारा जो सिर्फ उसकी तरह ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की तरह चमकता है जो खुद की खोज करता है। वो रात लंबी थी, लेकिन जोरा को नींद नहीं आई, क्योंकि उसने जाना कि मूल कहां से नहीं, प्यार से है। कि अपनी तरह होना जादू है, प्रयोग नहीं कभी। अगले दिन जोरा ने तारों के नक्शे फिर से टांगे। उसने बच्चों को सुनाया कि ऐसे भी प्राणी हैं जो जंगलों, ग्रहों या जन्म से नहीं बनते, पर उनकी आत्माओं में वही चमक होती है। और जोरा ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी पूरी की। एक उड़ान, एक खोज, एक सच्चाई और अंत में एक ग्रह। सर्दी की हल्की सुबह थी। सूरज बादलों से झांक रहा था। हवा में ठंडक थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। इसी गांव में रहता था आरव। वह 18 साल का था। उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, उसका जुड़वा भाई कहाँ है? बचपन में वह खो गया था। लोग कहते थे शायद कोई उसे दूर ले गया। आरव ने कभी उसे देखा तक नहीं, बस पुराने फोटो और माँ की कहानियां सुनी थी। पर उसके दिल में एक अजीब सी कसक रहती थी। हर त्योहार, हर जन्मदिन, सब कुछ अधूरा लगता। लोग कहते, तुम्हारा भाई लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा। यही सुन सुनकर आरव को गुस्सा आता। उसे लगता कि उसका पूरा बचपन, पूरा घर उसी भाई की परछाई में कैद है। उसने सोचा, बस बहुत हो गया, अब वह खुद अपने भाई को ढूंढने जाएगा। आरव ने एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें बस रोटी, पानी की बोतल, एक टॉर्च और माँ का दिया ताबीज रखा। वह निकला जंगल की ओर। गांव के बाहर वही पुराना रहस्यमयी जंगल था। लोग कहते थे वहां रात को पेड़ फुसफुसाते हैं और कभी कभी चमकते पंखों वाले परिंदे रास्ता दिखाते हैं। आरव को थोड़ा डर लगा, पर उसके अंदर साहस भी था। चलते चलते वो एक पगडंडी पर पहुंचा। अचानक उसे सरसराहट सुनाई दी। झाड़ियों से एक खरगोश निकला। उसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थी। खरगोश बोला, तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है ना? मेरे पीछे आओ। आरव हैरान रह गया, पर उसने सोचा जादुई संकेत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वह खरगोश के पीछे चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक नीली झील थी। उसकी सतह पर छाछ जैसा उजाला था। खरगोश बोला, झील से होकर जाओ, तभी सच्चाई मिलेगी। आरव ने पानी में कदम रखा। झील चमकने लगी और अचानक वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया।
ये दुनिया रंग बिरंगी थी। आसमान गुलाबी, पेड़ सुनहरे और नदियां हरी। आसमान से इंद्रधनुष की सीढ़ियां उतर रही थी। हवा में मीठी खुशबू थी। आरव का दिल धड़कने लगा। तभी उसके सामने एक बुजुर्ग जादूगर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने कहा, तुम अपने भाई की तलाश में हो, पर उससे पहले तुम्हें अपनी नाराजगी को समझना होगा। तुम्हारे दिल में जलन और गुस्सा है, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा या भटका देगा। आरव चुप हो गया। सच था, उसने हमेशा सोचा था कि उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि सब लोग उस खोए भाई की बातें करते थे। उसने कभी खुद को खास नहीं माना। जादूगर ने उसे एक चमकीला गोला दिया। बोला, इसे लेकर पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। आरव ने सफर शुरू किया। रास्ते में उसे बोलते पक्षी मिले। वे पहेलियां पूछते। हर पहेली का हल देने पर पक्षी रास्ता दिखाते। एक पहेली थी, किसके पास ना हाथ है ना पैर, पर वह पूरी दुनिया घूम सकता है। आरव ने सोचा और बोला, हवा। पक्षी खुश होकर बोले, सही जवाब। आगे चलते हुए उसे एक अजीब गुफा मिली। वहां दीवारों पर चमकते चित्र बने थे। उन चित्रों में वही जुड़वा बच्चे दिखाई दे रहे थे। एक बच्चा गांव में, दूसरा किसी अंधेरे किले में कैद। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तो उसका भाई जिंदा है। वह गुफा से निकलकर पहाड़ पर चढ़ा। रात होने लगी थी। चोटी पर पहुंचते ही उसे एक किला दिखा। किले की खिड़कियों से नीली रोशनी झर रही थी। अचानक उसके सामने दरवाजा खुला और अंदर से वही जुड़वा भाई बाहर आया। उसकी आंखें बिल्कुल आरव जैसी थी। आरव, उसने फुसफुसाया। आरव हैरान रह गया। तुम सचमुच हो? भाई मुस्कुराया। हाँ, मैं हूँ। मुझे जादुई प्राणियों ने यहाँ कैद कर रखा था। वे मेरी शक्ति चाहते थे, पर तुम्हारे साहस ने मुझे आजाद किया। आरव की आंखें भर आईं, पर उसके मन में गुस्सा भी था। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बचपन खाली रहा। सब लोग सिर्फ तुम्हें याद करते थे। मैं हमेशा अकेला था। भाई ने उसका हाथ पकड़ा। पर तुमने अकेले ही खुद को इतना मजबूत बनाया। तुम्हारा साहस ही मुझे ढूंढ लाया। सच कहूं, तुम्हारी ही ताकत मेरी आजादी है। आरव ने महसूस किया कि उसका गुस्सा पिघल रहा है। उसके भाई की मुस्कान में वही अपनापन था जिसे वह हमेशा ढूंढता रहा। दोनों ने गले लगाया। तभी आकाश में आतिशबाजी सी चमक उठी। जंगल के बोलते पक्षी, खरगोश और जादूगर सब प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सच्चा मिलन तभी होता है जब दिल का बोझ उतर जाए। अब तुम दोनों साथ हो और तुम्हारी कहानी पूरी हुई। आरव और उसका भाई हाथों में हाथ डालकर गांव लौटे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। घर में पहली बार सबको लगा कि परिवार पूरा हो गया है। आरव ने मन ही मन सोचा, अब उसकी जिंदगी केवल भाई की परछाई नहीं होगी। अब उसकी जिंदगी उसके अपने रंगों से भी भरी होगी। और सबसे जरूरी, अब वह अकेला नहीं है। कहानी खत्म हुई, पर बच्चों याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, दिल के भीतर होती है। और जब हम अपनी नाराजगी छोड़ते हैं, तब असली जादू होता है। गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था नील और अरुण। दोनों बचपन से साथ थे। साथ में पतंग उड़ाते, साथ में नदी में कूदते, साथ में आम तोड़कर खाते। लोग कहते, ये दोनों तो जैसे एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए। अब उनके हाथों में खिलौनों की जगह मोबाइल फोन आ गए। उनमें चमचमाती तस्वीरें और रंग बिरंगे संदेश आते। शुरुआत में यह मजेदार था। वे दोनों मिलकर वीडियो देखते, हंसते और गाने सुनते। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर अजीब बातें आने लगी। किसी ने लिखा, नील की सोच सबसे सही है। किसी ने कहा, नहीं, अरुण की सोच सबसे महान है। फिर पोस्ट, फिर बहस, फिर गुस्से भरे शब्द। नील बोला, मेरे खेमे की बातें सही हैं। अरुण ने कहा, नहीं, मेरी तरफ सच है। और जो हंसी वाले मोबाइल थे, वही अब आग उगलने लगे। सोशल मीडिया ने जैसे दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। दोनों की आंखों में लाल रोशनी चमकती। पोस्ट पर पोस्ट लिखते, हर संदेश जैसे तीर बनकर निकलता। पहले दोस्त, अब दुश्मन जैसे। एक दिन गांव के चौक में दोनों आमने सामने आ गए। लोग हैरान थे। वही नील और अरुण जो पहले हंसी के साथी थे, अब चीखने लगे। एक ने कहा, तुम गलत हो। दूसरे ने कहा, तुम झूठे हो। अचानक आकाश में कुछ हुआ। इंद्रधनुष फट गया। उसके 7 रंग बिखर कर आसमान से गिर पड़े। लाल गुस्से में जलता, नीला उदासी में रोता, हरा डर से कांपता, पीला अपनी चमक खो बैठा। गांव अंधेरा हो गया। गांव के बच्चों ने दादी से पूछा, दादी ये क्या हुआ? दादी बोली, जब दोस्ती टूटती है तो इंद्रधनुष भी टूट जाता है, क्योंकि दोस्ती ही सबसे बड़ा रंग है। नील और अरुण ने देखा कि गांव के फूल मुरझा गए। नदी का पानी फीका हो गया। चिड़िया चुप हो गई। सबने मिलकर कहा, अगर तुम दोनों फिर से साथ नहीं आए तो ये रंग कभी वापस नहीं आएंगे। दोनों चुप थे। दिल में हलचल थी, लेकिन गुस्से की आग अब भी जल रही थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। फिर जादुई घटना हुई। बच्चों ने रंगों को पकड़ने के लिए जाल बनाए, पर रंग भागते रहे। तभी एक छोटा बच्चा बोला, रंग तभी लौटेंगे जब नील और अरुण हाथ मिलाएंगे। नील का दिल बोला, हमारी दोस्ती तो कितनी प्यारी थी। अरुण का मन फुसफुसाया, कितनी कहानियां हमने साथ जी। लेकिन दिमाग चिल्लाया, नहीं, वो गलत है।
आखिरकार दोनों ने मुट्ठियां भींच ली, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रंग आसमान में गुम हो गए, इंद्रधनुष टूटा रह गया। गांव में उदासी छा गई, लोग अपने अपने घरों में लौट गए। लेकिन बच्चों ने ठान लिया कि वे कभी किसी दोस्ती को ऐसे नहीं टूटने देंगे। वे बोले, हमारा इंद्रधनुष हमेशा साथ रहेगा। और सच में बच्चों ने अपनी दोस्ती से एक छोटा नया इंद्रधनुष बना लिया। भले ही उसमें पुराने 7 रंग ना हो, पर उसमें हंसी और खेल के नए रंग थे। नील और अरुण दूर खड़े देखते रहे, उनके दिल में कसक थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वे अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। कहानी यहीं खत्म होती है। पर बच्चों, याद रखना, गुस्से के शब्द इंद्रधनुष तोड़ सकते हैं और दोस्ती के हाथ उसे जोड़ सकते हैं। अगर कभी भी तुम्हारे बीच झगड़ा हो तो रंगों को मत टूटने देना, क्योंकि दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू